कंडोनेशन ऑफ डिले इन फाइलिंग अ केस, यानी कि केस फाइल करने में देरी जो होती है उसे माफ करना, इसकी अर्जी कैसे लगाना, इसकी एप्लीकेशन कैसे बनाना, यही आज के वीडियो का टॉपिक है। दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट नहुश खुबालकर और मैं पिछले 30 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक अलग अलग विषयों पर जो कि कोर्ट प्रोसीजर से रिलेटेड है मगर जिसके बारे में आपको पता नहीं चल सकता जल्द से जल्द और जो आपने जानना बहुत ज़रूरी है, ऐसे विषयों पर वीडियोस लाता हूं, जानकारी लाता हूं। तो चलिए आज के टॉपिक पर शुरू करते हैं बात। बने रहिए वीडियो पर। यह वीडियो सिर्फ मेरे नॉन लॉयर दर्शकों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे यंग लॉयर दोस्त जो अभी वकालत में है, जो वकालत सीख रहे हैं, जो अच्छे से वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो सभी के काम का ये वीडियो करने की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। तो कंडोनेशन ऑफ डिले, इसमें दो शब्द हैं, कंडोनेशन एंड डिले। टू कंडोन मीन्स माफ करना, क्षमा करना, भूल जाना। डिले मीन्स विलंब, देरी। तो यहां बात हो रही है होने वाले देरी को माफ करने की। देरी कहां? देरी केस फाइल करने में जो होती है उसे माफ करने की। अब प्रश्न आता है कि कितनी देरी, कौन माफ करेगा, क्यों माफ करेंगे, कैसे माफ करेंगे? तो यही सब बातों के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, हमारे कानून व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, वो ये कि जो भी व्यक्ति अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं है, जो अपने अधिकारों को लेकर सोते रहता है, मतलब कि अ पर्सन हु इज नॉट विजिलेंट अबाउट हिज राइट्स, हु स्लीप्स ओवर हिज राइट्स, उसे कानून मदद नहीं करता। मतलब कि न्यायालय या कोर्ट्स मदद नहीं करते। मतलब ये कि अगर वह न्यायालय में देरी से पहुंचता है तो उसकी केस गुणवत्ता पर निर्धारित नहीं होगी, डिसाइड नहीं होगी। उसे वो गुणवत्ता का कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया जाएगा क्योंकि तुम देरी से आए हो। तो ऐसा ना हो। ऐसा ना होने के लिए सबसे पहले आपको क्या लिमिटेशन है कानून में, यह जानकारी रखना जरूरी है और उस लिमिटेशन के अंदर आपकी केस दायर करना जरूरी होता है। मगर कई बार होता है कि कुछ परिस्थितियों के वजह से, कुछ व्यक्तिगत कारणों के वजह से या कुछ ऐसे कारणों के वजह से जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आप दिए हुए समयावधि के अंदर केस दायर नहीं कर सकते। थोड़ा सा विलंब हो जाता है या कभी कभी ज्यादा ही विलंब हो जाता है। तो ऐसे में क्या कुछ भी रास्ता नहीं है? तो एक रास्ता है, वो ये कि केस दायर करने के साथ साथ आपको केस में जो देरी होती है उस देरी को माफ करें, माफी दे, ऐसी अर्जी न्यायालय के सामने लगाना और सबसे पहले उस अर्जी पर फेवरेबल ऑर्डर प्राप्त करना, यानी कि वो अर्जी मंजूर करा लेना। उसके बाद ही आपकी केस मेरिट्स पर यानी कि गुणवत्ता पर सुनी जाती है। तो ये सब करने की कुछ स्टेप्स होती है, वो मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। हमारे देश में एक महत्वपूर्ण कानून है लिमिटेशन को लेकर, मतलब कि समयावधि को लेकर। उसका नाम है द लिमिटेशन एक्ट। इस लिमिटेशन एक्ट में अलग अलग प्रकार की केसेस के बारे में वो कितने समय के अंदर दाखिल करनी चाहिए, वह सब दिया हुआ है एक चार्ट में। और यह भी दिया है कि वो समय कौन से रेफरेंस पॉइंट से शुरू होगा, कौन से रेफरेंस पॉइंट से गिना जाएगा। मतलब कि समय शुरू होने का रेफरेंस पॉइंट और वो कितना समय होगा, कहाँ खत्म होगा वो एंड पॉइंट, ऐसे दोनों पॉइंट्स लिमिटेशन एक्ट में दिए होते हैं। तो जो कोई भी केस करना चाहता है वो पर्टिकुलर टाइप की,
उसे उस दिए हुए कानून में दिए हुए लिमिटेशन में समयावधि के अंदर केस दायर करना ज़रूरी होता है। अगर उसका केस उस लिमिटेशन के बाहर चला गया तो उसे एक एप्लीकेशन कोर्ट के सामने दायर करनी होती है सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में, जिसको कॉमनली कहते हैं एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले। जबकि आप अगर सेक्शन 5 के वर्डिंग्स पढ़ोगे तो उसमें कंडोनेशन ऑफ डिले ऐसे शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं है। जो शब्द प्रयोग है वो ये है कि एक्सटेंशन ऑफ टाइम, मतलब कि कानून सेक्शन 5 न्यायालय को यह शक्ति देता है कि अगर किसी पर्टिकुलर केस के लिए एक पर्टिकुलर समयावधि है तो उस समयावधि को एक किसी व्यक्ति के लिए, किसी लिटिगेंट के लिए कुछ समय तक न्यायालय बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ टाइम। मगर प्रैक्टिकलिटी में हम वकील लोग उसे एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऐसे ही कहते हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट किस टाइप के केस को लागू होता है। क्या सभी टाइप के केसेस को लागू होता है? नहीं दोस्तों, वो लागू होता है सिर्फ अपील्स और एप्लीकेशंस को। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट ये सूट्स को लागू नहीं होता। तो इसीलिए मैं सबसे पहले आपको सूट में जो डिले होता है उसके बारे में बता दूं। तो सूट जब आप दायर करते हैं और सूट आपका डिलेड है तो उसके अंदर ही, सूट के अंदर ही आपको आपकी सूट कैसे लिमिटेशन के अंदर है ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। यह पहली बात सूट को लेकर। दूसरी बात, अगर आपका सूट डिलेड है, मतलब आप ये मानते हैं आपके वकील साहब के सलाह के अनुसार कि आपका सूट डिलेड है, तो वो डिले का एक्सप्लेनेशन क्या है वो आपको सूट के अंदर ही देना होता है। और यह आपको लिमिटेशन एक्ट के ही बाकी जो सेक्शंस है उनके सहारे करना पड़ता है। जब आप सूट दायर करते हैं तो सूट के साथ साथ अलग से एप्लीकेशन फॉर कंडोनेशन ऑफ डिले ऐसा कोई प्रकार नहीं होता। जब आप सूट दायर करते हैं उसमें एक्सप्लेनेशन देकर कि कैसे आपका सूट लिमिटेशन के अंदर है या फिर जो कुछ डिले हो गया है कैसे वो कानूनी तौर से जस्टिफाइड है, तो न्यायालय जब सूट दायर करेंगे तब जब अपोनेंट उसमें ऑब्जेक्शन लेगा तो प्रिलिमिनरी इशू में या मेन सूट डिसाइड करते वक्त उस इशू को डिसाइड करेंगे। और वो इशू अगर आपके फेवर में रहा तो गुणवत्ता पर भी सूट डिसाइड होगा, और इशू आपके फेवर में नहीं होगा तो उसी पॉइंट पर, मतलब कि डिले के पॉइंट पर सूट डिसमिस कर दिया जाएगा, भले ही न्यायालय बाकी के इश्यूज पर भी अपना जजमेंट रिकॉर्ड कर लें। मगर महत्वपूर्ण पॉइंट आपके केस को, मतलब आपके सूट को डिसमिस करने के लिए होगा वो ये कि आपकी सूट लिमिटेशन के अंदर नहीं है। इट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अब आते हैं अपील और एप्लीकेशन पर। तो जब आप अपील या एप्लीकेशन दायर करते हैं और वो अपील या एप्लीकेशन लिमिटेशन के बियॉन्ड चला गया है, तो जो अर्जी आप लगाएंगे वो अर्जी लगाते वक्त क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी चाहिए वो अब हम समझेंगे। तो जब भी आप कोई अपील दायर करते हैं या एप्लीकेशन दायर करते हैं तो सबसे पहली स्टेप यह है आप यह जानें कि वह दायर करने के लिए कानून में कितना समयावधि निर्धारित किया गया है। सो स्टेप 1 इज टू आइडेंटिफाई द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। क्या वह 30 दिन है, क्या वह 90 दिन है, क्या वह 60 दिन है, क्या वह 3 साल है या 1 साल है या 12 साल है। अलग अलग समयावधि कानून में दिए हुए हैं। तो सबसे पहली स्टेप यह है कि आपको यह आइडेंटिफाई करना है कि कानून के अनुसार कितना समय उस टाइप की केस दायर करने के लिए दिया हुआ है। स्टेप 2, वह समय किस रेफरेंस पॉइंट से शुरू होना है कानून के अंदर।
मतलब कानून में ही यह बताया होता है कि वह लिमिटेशन पीरियड शुरू होता है फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, या कभी कभी फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिट ऑफ द ऑर्डर, या कहीं कहीं होता है कि फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ द ऑर्डर। तो ये अलग अलग टाइप के रेफरेंस पॉइंट्स कानून में निर्धारित होते हैं। वो एग्जैक्टली आपके केस में कौन से रेफरेंस पॉइंट से लिमिटेशन स्टार्ट होगा यह जानिए। दैट इज स्टेप 2। स्टेप 3, पहली 2 स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद अब आपको ये फाइंड आउट करना है स्टेप 3 में कि आपका लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन कौन सा है। मतलब कि जैसे आपने रेफरेंस पॉइंट निश्चित कर लिया, उस रेफरेंस पॉइंट से जितना लिमिटेशन पीरियड कानून में दिया है उतना आप आगे गए तो आपको लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन यानी कि लास्ट डे ऑफ फाइलिंग मिलता है। तो तीसरा स्टेप है टू फाइंड आउट द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन। चौथा स्टेप, अब आपको यह देखना है कि क्या रेफरेंस पॉइंट से लेके मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन से लेके तो एंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन तक जो पीरियड गया उसके बीच में सर्टिफाइड कॉपीज जो आपने मिलने के लिए अर्जी दी थी और वो मिलने तक का समयावधि मतलब कि सर्टिफाइड कॉपी रेडी होने तक का समयावधि कितना था, क्योंकि ये पीरियड का आपको फायदा मिलता है। यह पीरियड आपके स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लिमिटेशन से लेके तो एंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन के बीच में जो होता है वो एक्सक्लूड किया जाता है। मतलब कि उतना ही ज्यादा का समय आपको एंड पॉइंट ऑफ लिमिटेशन के बाद मिलता है। इसलिए स्टेप 4 में आपको, अगर आपने सर्टिफाइड कॉपीज निकाली हुई है ऑर्डर की, जिस ऑर्डर को आप चैलेंज करना चाहते हैं अपील में, तो वो सर्टिफाइड कॉपीज का एप्लीकेशन करने की तारीख से लेके तो वो सर्टिफाइड कॉपीज डिलीवरी के लिए कब रेडी थी तब तक कितने दिन गए वो कैलकुलेट करके आप वो जो लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन है उसमें आगे जोड़ दीजिए। तो वो जोड़ने के बाद कौन सा फाइनल लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन आता है वह आपको निकालना है स्टेप 4 में। अब स्टेप 5 यह है, जब आपने फाइनल डेट ऑफ लिमिटेशन क्या था, लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन क्या था यह निश्चित कर लिया, तो यह देखिए कि क्या कहीं यह लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन छुट्टी के दिन आता है। अगर छुट्टी के दिन आता है तो वह दिन भी एक्सक्लूड किया जाता है। आप इमीडिएटली उसके नेक्स्ट वर्किंग डे को, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा, उसको आप आपकी केस दायर कर सकते हैं। स्टेप 6 ये होगा कि जो लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन था वहां से लेकर तो आप जिस तारीख को फाइल कर रहे हैं उस तारीख तक कितना पीरियड गुजर चुका है, और इसे कहते हैं फाइंडिंग आउट द पीरियड ऑफ डिले। मतलब कि लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन से लेके तो डेट ऑफ फाइलिंग तक का जो भी समय जाएगा वो हो गया आपका डिले पीरियड, आपका विलंबावधि। अब जब आप केस दायर करोगे तो यह पीरियड न्यायालय ने माफ करना चाहिए, ऐसी अर्जी आपको लगानी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं स्टेप 6 के तरफ। स्टेप 6 यह है कि ये जो विलंब हुआ ये आपको सेटिस्फैक्टरी तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है ये आप एक कागज पर बनाइए। मतलब कि जिस तारीख से देरी शुरू हुई उस तारीख से लेके तो दायर करने तक, केस दायर करने तक जो भी समय गुजरा उसमें ऐसी क्या क्या बातें थी जिस वजह से, क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थी, क्या क्या घटनाएं थी, क्या क्या परिस्थितियां थी जिस वजह से आप जल्द से जल्द केस को दायर नहीं कर सके। यह एक्सप्लेनेशन आपको एविडेंस के साथ रेडी रखना होगा। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो न्यायालय को जो डिले कंडोन करने की पावर देता है, जो टाइम एक्सटेंड करने की पावर देता है, वो केवल एक बेसिस पर,
जो कानून में ही लिखी हुई है वो ये कि द एप्लीकेंट और द appellant was prevented by sufficient cause in filing the case within limitation. So this is very important. Prevented by sufficient cause, यानी कि एक सफिशिएंट जिसको हम कह सकते हैं न्यायालय के दृष्टि से जो इनफ है, जो मान्य करने लायक कारण है, उस कारण के वजह से वो व्यक्ति केस लिमिटेशन के अंदर फाइल करने से रोका गया था। ये एक्सप्लेनेशन आपका तैयार रहना चाहिए। वो एक्सप्लेनेशन कई तरह के हो सकते हैं। देखिए, जीवन है, जिंदगी है, कई तरह की परिस्थितियां हो सकती है जिसकी वजह से आदमी केस लिमिटेशन के अंदर दायर करने से रुक जाता है, रोका जाता है। जैसे कि कोई बीमार हुआ हो जिसे मदद करने के लिए कोई नहीं हो, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सचमुच खराब हो गई हो, कुछ भी हो सकती है परिस्थिति। वो परिस्थिति मात्र ऐसी होनी चाहिए जो कि कानून के नजरों में, जो न्यायालय के नजरों में सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब कि सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए। भले ही वो डिले आपका कितना भी छोटा क्यों ना रहे या बड़ा रहे, तो आपको उतने पीरियड का, वो डिले 1 दिन का भी हो सकता है, 5 दिन का भी हो सकता है, या 5 महीनों का हो सकता है, 5 सालों का हो सकता है। जो भी है वो आपको सफिशिएंटली, मतलब कि सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन करना होता है। और एक्सप्लेन करते हुए जहां जहां उसको सबूतों की जरूरत है, डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको आधार करके, आपको उसको सपोर्ट में एविडेंस करके जोड़ना अपेक्षित है, या कम से कम आपके पास तैयार रखना अपेक्षित है। अगली स्टेप, आपको अब आपके अर्जी में मैंने जो स्टेप 1 से लेके तो अभी तक बताया वो सब बातें लिखते जाना है। और खास करके यह तो जरूर लिखना है कि क्यों और कैसे आप, यानी कि एप्लीकेंट या अपेलेंट was prevented by sufficient cause in filing the application within limitation। और उसके बाद न्यायालय को उस एप्लीकेशन में प्रेयर करनी है, विनंती करनी है कि आपके केस में जो डिले हुआ है वो एग्जैक्टली आपको कैलकुलेट करके देना है, इतना इतना डिले, वो कृपया माफ करें और आपकी मूल केस एंटरटेन कर लें। कई बार होता है कि कोर्ट्स एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाई हो जाते हैं और डिले कंडोन कर देते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कई सारे जजमेंट्स हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कह रखा है कि जब भी डिले कंडोनेशन की बात आती है तो न्यायालयों ने लिबरल अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। लिबरल अप्रोच यानी कि थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड अप्रोच, थोड़ा सा खुला रखने का अप्रोच, ना कि रिस्ट्रिक्टिव अप्रोच। स्ट्रिक्ट नहीं होना, थोड़ा सा खुला रहना। ठीक है, कम ज्यादा हो जाता है, रिलैक्स करने की तैयारी रखने का अप्रोच लोअर कोर्ट्स ने या कोई भी कोर्ट ने रखना चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। इसलिए न्यायालय हमेशा ये कोशिश करते हैं कि डिले कंडोन ज्यादा से ज्यादा कर सकें। मगर कई बार होता है कि एक्सप्लेनेशन ही सेटिस्फैक्टरी नहीं होता, या ये दिख पड़ता है कि एप्लीकेंट ये नेग्लिजेंट था, अपने अधिकारों के बारे में जागरूक नहीं था, उसने समय पर सही कार्रवाई नहीं की, इस वजह से डिले हो चुका है। और ऐसे परिस्थिति में न्यायालय डिले कंडोन नहीं करते और आपकी केस वहीं खारिज हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, वैसे भी आप लिबरल अप्रोच रख के डिले कंडोन कर भी देंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा आपको उसकी केस मेरिट्स पर सुननी पड़ेगी। तो जो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस है, यानी कि न्याय का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वही फुलफिल होगा ना। कोई व्यक्ति का बेचारे का कम से कम कानून में उसको सुनवाई नहीं मिली, ऐसी तकरार तो नहीं बचेगी। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लिबरल रह के डिले कंडोन कीजिए। मगर ऐसे निर्देश होने के बावजूद भी कभी कभी न्यायालय ये कर नहीं सकते, क्योंकि वहां स्पष्ट दिखता है अर्जदार यानी कि एप्लीकेंट ये नेग्लिजेंट था, ये अपने अधिकारों को लेकर विजिलेंट नहीं था, ये सोया हुआ था और इसे मदद नहीं कर सकते। तो ऐसे में न्यायालय वो अर्जी खारिज भी कर सकते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं।
तो लास्टली विनती करना है प्रेयर क्लॉज में कि ऐसे ऐसे परिस्थिति में जो डिले हुआ है वह कृपया माफ करें, और फिर ये अर्जी आपके एफिडेविट के साथ, यानी कि वो अर्जी में ही आपको एफिडेविट करना पड़ता है, उसके समेत न्यायालय के सामने दायर करनी है। अगर ज़रूरत है तो उसको सपोर्टिंग कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी लगाना है, मतलब कि डॉक्टर का सर्टिफिकेट, या फिर आपका एक्सीडेंट हो गया होगा और आप एडमिट थे तो आपके एडमिशन पेपर्स, डिस्चार्ज पेपर्स, आपकी जो भी व्याधि है उसके रिलेटेड पेपर्स। आपको ऑफ कोर्स एप्लीकेशन को अननेसेसरली बल्कि नहीं बनाना है। जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो अर्थात आप आपके वकील साहब के सलाह से ही वहाँ पर लगाना एक्सपेक्टेड है। यह वीडियो सिर्फ मेरे नॉन लॉयर दर्शकों के लिए नहीं है, बल्कि मेरे यंग लॉयर दोस्त जो अभी वकालत में है, जो वकालत सीख रहे हैं, जो अच्छे से वकालत करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। तो सभी के काम का ये वीडियो करने की मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की है। कैसे लगा ये वीडियो कृपया ज़रूर कमेंट्स में बताएं। कृपया ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और मेरे यंग लॉयर दोस्तों के लिए लाते रहता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।